हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हमने लास्ट लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन के बारे में जान लिया था, कहाँ पे होता है, कैसे सोचना है। आज हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ही एप्लीकेशन में क्या देखेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबक्शन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इजली तरीके से, ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपर कंजुगेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना तो था, लेकिन उसमें हमने ये नहीं जाना था कि प्लस एच क्या होता है, माइनस एच क्या होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे अभी तक आपने पढ़ते आए हैं। इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई होता था, रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर होता था। उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन भी प्लस एच और माइनस एच होता है। अब हमने आपको एक चीज़ बताया था, जो भी प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, चाहे वो इंडक्टिव हो, चाहे रेजोनेंस हो, और चाहे ये हो हाइपर कंजुगेशन। तो देखो यहाँ भी वही काम है। अब दो तरह के होते हैं, प्लस एच माइनस एच। प्लस एच क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को देंगे, और इलेक्ट्रॉन को देंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और माइनस एच मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे डिक्रीज हो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, सर कैसे जानेंगे कि कहाँ पे प्लस एच हो रहा है, कहाँ पे माइनस एच हो रहा है। ये तो हम जान गए कि हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या होता है। sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन से एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ये तो होता है। लेकिन कहाँ प्लस एच होता है, कहाँ माइनस एच होता है, तो ध्यान देना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, देखो यही प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो। तो ध्यान दो डियर, आपने बनाया होगा इसका हाइपर कंजुगेशन। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे होता है, इस बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक करना है, तो कर देते हैं। देखिए ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो देखो हाइड्रोजन वो वाला वहीं पे रह जाता है, ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे हम अगर बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस कर लेगा, तो ध्यान दो हम आपको समझाते हैं। देखो, तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन ऐसे। तो देखो डियर, यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का आ जाना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कार्बन पे इंक्रीज होती है, वहाँ पे प्लस एच होता है। अब आप कहोगे सर कैसे हम जानेंगे, ऐसे बार बार स्ट्रक्चर बनाना होगा? नहीं, आप याद रख लो, इन केस में हमेशा प्लस एच लगाना है। और कभी भी कार्बन एक्स हाइलोजन आ जाए, हाइलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वहाँ पे आपको माइनस एच लगाना है। ठीक है ना, इसको भी हम आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझा देते हैं, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन sp वाला नाइट्रोजन से के sp3 से ज़्यादा होता है, याद रख लेना। तो देखो यहाँ पे पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस बार बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे। अभी तक तो कैसे ब्रेक कर रहे थे, देखो यहाँ पे अभी तक तो ऐसे कर रहे थे, क्योंकि कार्बन ज़्यादा था इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बार फ्लोरीन ज़्यादा है। तो ऐसे ब्रेक करेंगे तो फ्लोरीन हमारा देखो ऊपर साइड नेगेटिव हो गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। अब ये हमारा क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चला है। तो देखो इस बार पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का घट जाना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इस कारण ये माइनस एच लगाता है। ठीक है, और माइनस एच कहाँ पे आपको सोचना है, केवल हाइलोजन के केस में सोचना है। ठीक है, हाइलोजन सी एक्स। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसे हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आर कंटेनिंग सी एच बॉन्ड्स। अब सी एच बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब होता है अल्फा एच होता है। ठीक है ना, सी एच बॉन्ड मतलब क्या होता है, अल्फा एच होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हमने बताया था, ये हमारा sp2 हो गया, इसके बगल sp3, sp3 से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक, यहाँ पे दो, तो दो और एक तीन, तो हमारे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, या सी एच बॉन्ड्स कंटेनिंग है ये। ठीक है ना, और इन केस ऑफ फिनाइल मेटा पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, याद रख लेना, केवल आर्थो और पैरा पर होता है। फिनाइल मतलब हमने बताया था ना लास्ट केस में, फिनाइल ये फिनाइल है। ठीक है ना, और बेंजाइलिक भी बताया था क्या होता है, अगर ऐसे कहो तो ये हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है। ठीक है, तो याद रखना फिनाइल पे हमारा मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम पढ़ेंगे, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हम आपको पहला स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका एप्लीकेशन पार्ट पहला। देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है,
आपको क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या है। तो बस दो बातों का याद रखना है स्टेप वाइज। पहला, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और दूसरा क्या, अगर ये मान लो फेल कर गया, कॉमन हो गया, तो दूसरा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी तो हमने भर भर के पढ़ा है, रेजोनेंस में ज्योमेरिक इंडक्टिव सबको स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है, हाइपर कंजुगेशन सब पता है। तो आओ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक यहीं पे आपको पहले आसान से करा देते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन यही है, ये वाला करना है। तो पहला आपको क्या सोचना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है। तो क्या सोचो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले देखो, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो एक पाई बॉन्ड, इसमें इसमें भी एक पाई बॉन्ड। अब पहला वाला तो फेल हो गया। दूसरा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, तो यहाँ पे एल्कीन है तो एल्कीन में तुरंत हाइपर कंजुगेशन दिमाग में आना चाहिए। मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन जब कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एल्कीन है तुरंत हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है तो 3 3 6 3 9 3 12, अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे 12 हैं, और यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं 3 3 6 6 हैं। तो हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ ये, और स्टेबिलिटी बढ़ी तो हाइड्रोजनेशन घटा, मतलब ये वाला ज़्यादा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही स्टार लगा है। देखो अगर नॉर्मल केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे तो आप ऐसे बता दो ये कॉन्सेप्ट लगा के, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें क्या होगा, तो आपको ए मान लो ए है, ए बी है, तो आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है ना, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये पूछा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर पर मोल H2। अगर कभी क्वेश्चन में क्या आ जाए पर मोल H2, क्या आ जाए पर मोल H2, तो जस्ट उल्टा कर देना, ये वाला होगा। ठीक है, याद रखना। अब हीट ऑफ कंबक्शन आपको बता देते हैं क्या होता है। देखो हीट ऑफ कंबक्शन, देखो हीट ऑफ कंबक्शन बाकी जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो जानेंगे डिटेल में और क्या होता है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ऑर्डर पूछता है हीट ऑफ कंबक्शन का, तो उसे समझते हैं। देखिए इसको दो स्टेप है। हीट ऑफ कंबक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या नंबर जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतने ज़्यादा हीट ऑफ कंबक्शन होगा। और हीट ऑफ कंबक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी इनवर्सली था, इसमें भी इनवर्सली होता है हीट ऑफ कंबक्शन। ठीक है ना, तो बस आसान सा है, देख लो। यहाँ मान लो मेरे पास एक ये है और ये क्या है, तो इसमें पूछो हीट ऑफ कंबक्शन किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, तो इसका ज़्यादा होगा पहला। अब देखो, अब दूसरा क्या देखोगे, इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, कहोगे अब सर अब कैसे देखूँ, तो याद रख लेना। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, क्या ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है, घट जाती है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी घट गई और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, तो अब देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ कंबक्शन कम होगा, मतलब हीट ऑफ कंबक्शन इसका ज़्यादा होगा। समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो ये वाला तो आसानी साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देख के। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर तुमसे नॉर्मल केस में पूछूं कि इसका हीट ऑफ क्या बताओगे, हीट ऑफ कंबक्शन बताना है, तो देखो पर मोल अगर CH2 ग्रुप पूछे, क्या पर मोल CH2 ग्रुप, तो पर मोल CH2 ग्रुप के केस में आपको क्या देखना है, स्ट्रेन देखना है। क्या देखना है, स्ट्रेन। क्या मैंने बोला, स्ट्रेन देख लेना। पर मोल अगर CH2 पूछता है तो स्ट्रेन, अभी कहोगे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब जितना ज़्यादा स्मॉल रिंग होगी उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो अगर पर CH2 ग्रुप पूछे तो हीट ऑफ कंबक्शन जो होगा वो होगा A B और C। ठीक है ना, और अगर पर मोल हीट ऑफ कंबक्शन पूछे, हीट ऑफ कंबक्शन पर मोल पूछे तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा CBA। ठीक है, बस यही करना था, कुछ नहीं। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबक्शन हो गया आपका। अगला देख लेते हैं। अब देखो अगला है हमारा क्वेश्चन, ये क्या, हाँ क्वेश्चन ये, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर इसमें हीट ऑफ कंबक्शन पूछता है तो इसमें 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। ठीक है, तो अब कहोगे आप सर क्या करें। अब देखो, अब अगर 6 6 कार्बन है, अगर हम जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो
जाए तो पर मोल CH, पर मोल के केस में क्या, पर मोल के केस में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो हीट ऑफ कंबक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जितनी स्मॉल लिंक उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तो मतलब A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो हीट ऑफ कंबक्शन A मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्मॉल रिंग जितना होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा अगर पूछ ले पर CH2, तो पर CH2 के केस में तो हमेशा क्या देखना है, स्ट्रेन, ऑलवेज स्ट्रेन देखना है, ऑलवेज। पिछले अभी पीछे बात किया, ऑलवेज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किस में, पहले वाले में होगा, तो इसमें भी, इसमें क्या होगा, अगर पर मोल पूछे तो भी यही ऑर्डर होगा, और पर CH2 पूछे तो भी यही ऑर्डर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब देखो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो देखो, अगर हम पूछ लें, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने रेजोनेंस में बताया था कि सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन प्योर डबल बॉन्ड। तो अब देखो, अगर मैं बात कहूँ कि एक्स और वाई में किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक है, तो आपको एक बात पता होगा, क्या, कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इस डबल बॉन्ड के केस में, पेन चेंज कर दूँ मैं, आप देखो, देखो इस डबल बॉन्ड के केस में ये हमारे क्या है, sp2 है, और इसके बगल sp3 है, दिख रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन भी है। और इसके केस में ये तो sp2 हमारा है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके बगल में भी sp2। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमारा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमारा हो रहा है इधर से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद आया, हमने बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डियर हमें पता है पार्शियल डबल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होता है प्योर डबल बॉन्ड से। देखो ये प्योर डबल बॉन्ड हुए हैं तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो हमारी बॉन्ड लेंथ कौन बड़ी हो जाएगी, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरे में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो ये बड़ा होता है प्योर से, तो y इज ग्रेटर देन x। अब कभी पूछ ले ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड एनर्जी पूछ ले तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के, तो हो गया ये। ठीक है ना, याद रख लेना, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, वही लिखा है, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, देखो नोट करके याद लिखो, बॉन्ड एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, इन्वर्सली होता है। तो अब स्टेबिलिटी देखना है आपको, तो आप देख लो तुरंत। तो यहाँ पे देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस बहुत अच्छे से पड़ा है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस ये ज़्यादा स्टेबल हुआ है ना, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। और ज़्यादा स्टेबल मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी क्या हुआ, स्टेबिलिटी हमारी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब देखो अगर मैं पूछूं इसमें बताओ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे पहले ब्रेक कर लो, इसे ऐसे बना लो अच्छे से। देखो ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो हमारा ये रेडिकल क्या है, ये रेडिकल देख रहे हो, ये रेडिकल हमारा रेजोनेंस में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। और ये रेडिकल हमारा sp2 है, और ये रेडिकल हमारा sp3 दिख रहा है आपको। तो अब ध्यान दो, एक बात बताओ, हमारा ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब HB वाला क्या होगा, स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा। और स्टेबल होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी तो पता है बॉन्ड एनर्जी बहुत डिक्रीज, तो ये वाला सबसे लास्ट में होगा, ये HB की सबसे लास्ट में होगा। अब इसमें कंपटीशन है, तो फ्री रेडिकल बराबर होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है ना। और कार्बोकेटायन को क्या पसंद होता है, sp3, फिर sp2, और फिर sp, सब ज़्यादा sp3। तो कार्बोकेटायन कौन पसंद होगा, ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी यहाँ भी थोड़ा घट जाएगी। और इसकी तो भैया एकदम से क्या होगा, ये लेस स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले H हो जाएगा, फिर HC हो जाएगा, और फिर HB हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट था।
बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये हमारा फाइनली हाइपर कंजुगेशन भी ख़त्म होता है। आपको कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो। देखो ये मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेबिलिटी बताना है, तो इसको भी स्टार लगा लेना। मैं हर एक क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर एक नई बात सिखा रहा है। तो याद रख लो, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो कंजुगेटेड होता है। ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब ये ब्रेक हो गया ना, इसका अल्टरनेट क्रम। तो ये क्या है, आइसोलेटेड, अलग हो गया। ये आइसोलेटेड एल्कीन है। और ये क्या है, लगातार डबल बॉन्ड है, तो ये क्यूमुलेटेड है। क्यूमुलेटेड स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है ना। क्यूमुलेटेड एल्कीन है। तो याद रख लेना, कंजुगेटेड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आइसोलेटेड होता है, फिर क्यूमुलेटेड होता है, ठीक है ना। अब बाकी हाइपर कंजुगेशन वाला भी कॉन्सेप्ट सोचना, लेकिन अगर ये वाला आ गया तो डायरेक्ट आप ऐसे लगा देना, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख लेना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट है सबसे। ये अब हमने, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमने ख़त्म कर लिया क्या, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, हमने ये स्टार्ट किया था। यहाँ आते आते हमने आज इंडक्टिव ख़त्म कर लिया, रेजोनेंस ख़त्म कर लिया, हाइपर कंजुगेशन ख़त्म कर लिया। अब हम परमानेंट इफेक्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है ना। टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ये सब रिएजेंट, सॉल्वेंट, ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। बाकी फिर अगर फिर लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इन सब का लेक्चर भी बहुत ही जल्द डालूंगा। बाकी हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जीओसी पे ही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ना, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। देखो जैसे आप कोई रिएक्शन है ना, रिएक्शन से प्रोडक्ट पढ़ते हो, तो अब ये इनके बीच में जो कहानी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म आप नहीं पढ़ सकते तब तक जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं आती। ये सब क्या होते हैं, रास्ते वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये अगर आपको ये नहीं आती ना, तो आप रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जो कहानी इनके बीच में जो कहानी होती है, इतना ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म बिना जीओसी के नहीं पढ़ी जा सकती। तो हर एक चीज़ों को मैंने कनेक्ट करके आपको बताया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और, कि अब हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ाया है। सबसे एरोमेटिसिटी, अगर कभी भी एरोमेटिसिटी है तो वो उसे सबसे पहले देखना। फिर क्या देखना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कहीं पे तो उसको प्रायोरिटी देना। फिर किसको देना, रेजोनेंस को देना ना। कभी भी स्टेबिलिटी या एसडी के स्टैंड कुछ भी लगाना तो ऐसे अप्लाई करना। फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, अगर सारी चीज़ें लग रही हैं ना, एक मॉलिक्यूल में कई सारी चीज़ें लग सकती हैं, तो फिर फिर इंडक्टिव देखना। इंडक्टिव सबसे वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर याद रख लें, क्योंकि ये चीज़ें हमने इसलिए बताया क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो AERHI, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, एरोमेटिसिटी देखना तो उसको सबसे पहले देखना। फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे फॉर्मिक एसिड के केस में बताया था ना, याद है, फॉर्मिक एसिड और फिनाल के केस में, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। और इसमें 2 आते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, लेकिन तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो, तो रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखना, ठीक है। बाकी थैंक यू। और अगर किसी को कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं डाउट ज़रूर बताऊंगा। ओके डियर, थैंक यू।